नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आयुष्मान भव में आज बात अपच या कहें इनडाइजेशन की समस्या की। अपच या कहें इनडाइजेशन बेहद सामान्य है और हम सभी को कभी ना कभी ये समस्या होती रही है। लेकिन अगर बदहजमी की समस्या लगातार बनी रहे और पाचन कमजोर रहे तो ये आपको बहुत ज्यादा बीमार भी कर सकता है, क्योंकि सामान्य या मामूली से लगने वाली अपच की समस्या बड़े बड़े रोगों का कारण बन सकती है। इसलिए पाचन को दुरुस्त रखना बेहद जरूरी है। अगर आपका पाचन कमजोर है, खाना ठीक से नहीं पचता, अपच की समस्या रहती है, बदहजमी रहती है, तो आज आप हमें कॉल मिला सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान मौजूद हैं जो कि अलग अलग पैथी से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश कुमार, मेडिकल डायरेक्टर लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल दिल्ली। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। साथ ही आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज श्याम कुंवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट है ANU टिबिया हॉस्पिटल। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। साथ ही होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर श्वेता गौतम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, रिसर्च ऑफिसर हैं होम्योपैथी साइंटिस्ट 1 सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज आयुष्मान भव में जुड़ने के लिए। पेट में एसिड से जुड़ी गड़बड़ी होने पर बदहजमी की समस्या हो सकती है और बदहजमी या कहें अपच को हल्के में लेना बड़ी भूल बन सकता है। बदहजमी को अपच के रूप में भी जाना जाता है। ये पेट के ऊपरी हिस्से में होने वाली बेचैनी है। पेट में जो एसिड बनता है, जब वो पाचन तंत्र की सुरक्षात्मक सतह को नुकसान पहुंचाता है, तब पेट में जलन और सूजन होती है जो अत्यंत कष्टदायक होती है। पाचन क्रिया के दौरान पेट में गैस का बनना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन कई बार इस प्रक्रिया की तीव्रता बढ़ जाती है और पेट में तेज दर्द होता है। बाद में ये बदहजमी की समस्या गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकती है। ये समस्या शरीर में हाइड्रोक्लोरिक का ना बनना है जो आहार को पचाता है। बदहजमी मूल रूप से खाने से संबंधित होती है। आमतौर पर अपच में कोई गंभीर जटिलताएं नहीं होती, फिर भी ये जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। इसके कारण व्यक्ति असहज महसूस करता है और कम खाता है। अपच या इंडाइजेशन की वजह से कभी कभी समस्या इतनी बढ़ जाती है कि ये दैनिक गतिविधि को भी प्रभावित करती है और काम पर जाना भी कभी कभी मुमकिन नहीं हो पाता। इंडाइजेशन की अवधि रोग को बढ़ाने वाले कारक पर निर्भर करती है। ज्यादा जंक फूड खाना, शराब, धूम्रपान या नशे का सेवन इसके बड़े कारण हो सकते हैं। इस समस्या की असल वजह हमारा खान पान और जीवन शैली से ही जुड़ा हुआ है। तो अपच से जुड़ी, बदहजमी से जुड़ी समस्या अगर आपको है, आपके दोस्त को है, आपके परिवार में किसी को है, तो आप इस तकलीफ को साझा कीजिए और क्या आसान उपाय हैं जो अपनाए जा सकते हैं उनके बारे में आज आयुष्मान भव में आप जान सकते हैं। डॉक्टर सुरेश कुमार, पहले आपसे शुरुआत करूंगी। जैसा मैंने कहा कि मुझे लगता है कि बदहजमी की शिकायत कहीं ना कहीं सभी को कभी ना कभी तो जीवन में होती ही है। तो क्या है, हम किसे बदहजमी या इंडाइजेशन माने, ये समस्या है क्या मूल रूप से? ये बहुत ही अच्छा आपका क्वेश्चन है। इंडाइजेशन या बदहजमी या ये कहिए कि पेट का फूल जाना या मेल एब्जॉर्प्शन, ये सारा हमारा जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उससे रिलेटेड है। हमारे पास जो भी OPD में पेशेंट्स आते हैं, आधे से ज़्यादा लोग पेट की शिकायत लेके आते हैं कि उनको पेट में खाना खाने के बाद डिस्टेंशन होता है, पेट फूल जाता है, उसको गैस ज़्यादा होती है, उनको बार बार जो फूड पाइप है उसमें बेचैनी रहती है, कई बार अल्सर की शिकायत होती है। तो इसके मल्टीपल रीजंस होते हैं माइल्ड डाइजेशन या डिस्पेप्सिया के, पर सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स ये उन लोगों में देखी गई है जिसमें कि मोटापा है, या जो स्मोकिंग करते हैं, या जो ओवरवेट है, या जिनको कोई अन्य बीमारियां हैं, मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर्स हैं। तो ये समस्या बहुत आम है, क्योंकि आजकल हमारा जो है वेस्टर्न कल्चर हो गया है। लोग टाइम से खाना नहीं खाते हैं, लोग ज़्यादातर जो ब्रेड्स हैं या जो हाई फैट कंटेंट वाले फूड हैं या पास्ता हैं, पिज़्ज़ाज़ हैं, उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। नॉन वेजिटेरियन खाने की तरफ लोगों का जो यंगर जनरेशन है उसका रुझान ज़्यादा है। और हम जो हमारे भारत की जो पहले का जो फूड हैबिट है, वो उसका जो प्रोफाइल अब चेंज हो रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा नॉन वेज की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप संतुलित भोजन करते हैं, संतुलित खाना खाते हैं और अपने व्यायाम करते हैं, स्मोकिंग नहीं करते हैं और समय पर खाना खाते हैं, पूरी तरह से यदि आप चबाकर खाना खाते हैं, तो निश्चित रूप से आप ये जो माइल्ड डाइजेशन या डिस्पेप्सिया या जो आपको प्रॉब्लम है पाचन संबंधी, वो निश्चित रूप से कम रहेंगी।
ठीक है, किन उपायों को अपनाकर एक तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है, बचा जा सकता है इंडाइजेशन की समस्या से, इस पर आगे भी हम बात करेंगे। पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमें हरपाल सिंह ने कॉल किया है, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरपाल जी, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी मैम। बताइए। मैम डॉक्टर साहब से बताइए, आपसे मेरा पेट साफ नहीं हो रहा लगभग 1 साल से। आपकी उम्र क्या है अभी हरपाल जी? जी 57 साल है, 1 साल से ऐसा हो रहा है। पहले हरपाल जी आप एक बात बताइए मुझे, आप आयुर्वेद, होम्योपैथी या एलोपैथी किस स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना चाहेंगे? आयुर्वेदिक से। आयुर्वेदिक। डॉक्टर श्याम कुंवर, 57 साल इनकी उम्र है और 1 साल से समस्या है इन्हें। हाँ, मैं इस माध्यम से अभी सभी मतलब ये बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद में जो अजीर्ण बोला गया है, इंडाइजेशन, अजीर्ण, अपचन जो है, इसका मेन कारण बताया है अग्नि का मांद्य होना। अग्नि मांद्य मतलब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पाचन स्राव की मतलब उसकी जो ताकत है वो कम हो जाना। बेसिकली इसका सबसे बड़ा कारण अगर आप देखा जाए तो बड़ा कारण बताया गया है कि बहुत ज़्यादा जो लोग पानी पीते हैं खाने में। उसके बाद में स्वप्न विपर्य बात की है। स्वप्न विपर्य मीन्स सोने का टाइमिंग, मतलब रात में जागना, दिन में सोना खा के। तो जो अभी जो कॉलर जिन्होंने बताया है कि इसमें से कोई कारण है क्या, मतलब वो अपने जो लाइफस्टाइल है वो किस तरीके से वो इम्पोर्टेंट है कि समझना कि किस तरीके, उसी को अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से करते तो हो सकते हैं। पूछ लेते। हरपाल जी, आप अगर सुन पा रहे हैं तो कुछ बताइए, आपकी खाने की आदतें कैसी हैं? किस तरह का खाना आप खाते हैं? क्या खाने के साथ पानी भी पीते हैं? कुछ अगर और आप बता पाएं। जी मैम, हम सिंपल खाना खाते हैं, मतलब तला भुना नहीं खाते, और लगभग रात में 10 बजे सोकर सवेरे 5 बजे जागना परमानेंटली हमारा रूटीन है। ठीक है, क्योंकि 1 साल से आपने बताया समस्या है, आपको पहले नहीं थी, तो इस 1 साल में कुछ ऐसा बदलाव आया है क्या, या कोई और समस्या रही हो आपको? पर खाने में तो वही है, हम दाल रोटी, वही सब्जी और रोटी बस, और चावल। आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं कुछ खाते कभी भी। आप क्या मतलब उठने के बाद में इमीडिएट पानी पीना वगैरह ऐसी कोई आदत ही है आपको? सवेरे जी सवेरे जब उठते हैं तब। हाँ, पानी पीते हैं हम लगातार। कितना पानी पीते हैं आप? लगभग आधा लीटर पानी पीने से कितने बजे उठते हैं? 5 बजे। 5:30। 5 बजे आधा लीटर पानी पीने से तो कुछ ये नहीं, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें ऐसे कि 2 लीटर 1-1.5 लीटर पानी पियो तो उसके कारण मतलब डाइजेस्टिव का जो उसका है वो वीकनेस होने के चांसेस रहते हैं। और भी कुछ चीज़ें हो सकती है। आप नज़दीक के किसी एक बार आयुर्वेद विशेषज्ञ को दिखा दीजिएगा, क्योंकि 1 साल से कॉन्स्टिपेशन होना ये कुछ ना कुछ आपके लाइफस्टाइल में कुछ तो भी होगा कि जिसके वजह से हो सकता है। और बाकी आप अगर ट्रीटमेंट ले रहे होगे, जैसे कोई त्रिफला चूर्ण वगैरह खा रहे होंगे, शायद मैं समझ पा रहा हूँ, अगर आप 1 साल से है तो एक बार जब आप है ना किसी आयुर्वेद विशेषज्ञ को दिखा दीजिए, वही आपको प्रॉपर तरीके से बता पाएंगे। ठीक है, एक और कॉलर है, राम सिंह ने हमें कॉल किया उत्तर प्रदेश से। राम सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रश्न पूछिए आप अपना। राम सिंह जी, टीवी की आवाज़ बिल्कुल कम कर दीजिए। सभी कॉलर्स से, सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि जब भी हमें कॉल करें अपनी टीवी की आवाज़ को बिल्कुल कम रखें। उनकी आवाज़, आपकी आवाज़ हम तक सही तरीके से आएगी, आप भी हमें सुन पाएंगे। राम सिंह जी, सवाल पूछिए। जी सर। एक बार में सवाल पूछिए राम सिंह जी। हाँ, मेरे कब्ज की शिकायत अधिकतर रहती है और मैं टॉयलेट जाता हूँ तो 2-3 बार मैं फ्रेश हो पाता हूँ। ठीक है राम सिंह जी, आप भी अपनी उम्र बताइए। करीब 55 वर्ष की एज है मेरी। ठीक है राम सिंह जी, ये समस्या आपको शुरू से है या अभी हाल फिलहाल हुई है? ये करीब ये समझो 10 वर्ष से हुई है। ठीक है, ठीक है। राम सिंह जी के लिए डॉक्टर श्वेता आप क्या बताएंगी? इनकी भी उम्र करीब 55 साल के आसपास है और 10 साल से इनको ये समस्या है। जी, जैसे कि राम सिंह जी बता रहे हैं, उनको 10 साल से ये प्रॉब्लम है। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है। हम उनके लाइफस्टाइल के बारे में हम उनसे खबर ले सकते हैं। उनका खाना पीना कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। उनकी डाइटरी हैबिट्स कैसे हैं, उनका डेली रूटीन कैसा रहता है, कितने बजे सो रहे हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, किस तरह का नेचर ऑफ वर्क उनको रहा है,
कोई इस तरह का स्ट्रेस, एंजाइटी, ऐसी सब चीज़ें तो नहीं रही हैं। तो सबसे पहले हम उनके लाइफस्टाइल के बारे में जानेंगे। उसके बाद यदि हमें उसमें भी कुछ नहीं मिलता है, वो अच्छा लाइफस्टाइल व्यतीत कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको ये सब प्रॉब्लम आ रही है, तो हम डेफिनेटली उन्हें एडवाइस करेंगे कि उन्हें कुछ इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, क्योंकि जैसे काफ़ी डिजीज़ कंडीशन में ये सिम्टम हो सकता है। दिस इज़ जस्ट अ सिम्टम, तो इट कैन इंडिकेट मल्टीपल डिजीज़ कंडीशन। तो उसके लिए हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्हें ज़रूर हम बोलेंगे कि CBC करा लें, अपना हीमोग्राम करा लें, उसमें हीमोग्लोबिन इनका कितना है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर रूल आउट करने के लिए हम इन्हें एडवाइस करेंगे कि अपना ब्लड शुगर चेक कराएं, लिवर फंक्शन टेस्ट चेक कराएं, लिपिड प्रोफाइल चेक कराएं। तो उन सब के बाद ही हम एक किसी निर्णय पे पहुंचेंगे कि किस कंडीशन की वजह से इनको ये सिम्टम डेवलप हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली हम इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक और कॉलर है, दुर्गेश तिवारी ने कॉल किया है उत्तर प्रदेश से हमें। दुर्गेश जी, स्वागत है आपका, प्रश्न पूछिए आप अपना। कॉल किया है उत्तर प्रदेश से हमें। दुर्गेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार, बताइए। ठीक है, कॉल कट गया। डॉक्टर सुरेश कुमार, अभी जो 2 कॉलर आए, 57 की उम्र, 55 की उम्र, एक को हाल ही में समस्या हुई, एक को 10 साल से समस्या है, थोड़ा सा इसी हिसाब से आप बताइए, क्या उम्र जब बढ़ती है तो क्या आम हो जाती है इंडाइजेशन की समस्या? निश्चित रूप से हमने देखा है कि जो लोग 60 वर्ष या 60 से अधिक उम्र के हैं, ओल्ड एज में जो है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है। और हमने देखा है कि हम कॉन्स्टिपेशन कहते किसे, कब्ज किसे कहते हैं। जी, डेली आपका यदि मोशन सही टाइम पे आता है और आपका पेट पूरी तरह साफ होता है तो हमें बड़ा एक मानसिक शांति रहती है। और इंडियन साइकी की यदि आपका स्टूल पास नहीं हुआ, मोशन पास नहीं हुआ, तो आप दिन भर बेचैन रहते हैं, आपको इंडाइजेशन होगा, पेट फूला रहेगा, उसकी वजह से चिड़चिड़ापन हो सकता है। पर ये ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि कॉन्स्टिपेशन के कॉमन कारण क्या हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि शुगर एक बहुत कॉमन कारण है। जब भी शुगर होती है तो या तो कॉन्स्टिपेशन होगा या डायरिया होगा। ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी जब भी होगी, जो नर्व्स होती हैं जो कि इंटेस्टाइन को सप्लाई करती हैं, उसमें जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके साथ साथ यदि आपका खान पान में यदि फाइबर नहीं है, फाइबर आपकी डाइट में नहीं है, तो कॉन्स्टिपेशन का एक बड़ा कारण है। इसके अतिरिक्त बड़े आंतों की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि उसमें आपको जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, वहाँ पर यदि आपको प्रॉब्लम है तो हो सकती है। फिर एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो ज़्यादातर फीमेल्स में ज़्यादा होती हैं। इसके अतिरिक्त प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन होता है। यदि आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है, हेमोराइड्स की प्रॉब्लम है, यदि आपको जो पेन है, तो पेन के डर की वजह से कई बार हमने देखा है कि लोगों में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और सबसे बड़ा कारण है कि यदि आप पानी कम पीते हैं, बहुत ज़्यादा आप में डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है, तो भी एक वो कॉन्स्टिपेशन का कारण है। तो कॉन्स्टिपेशन के कम से कम 10-15 कॉमन कारण है। रेयर कारण ये हो सकता है कि यदि आपको आंतों में सूजन है या आंतों में आपका घाव है या आपको ओल्ड एज में कैंसर भी हो सकता है, उसकी वजह से भी कई बार कॉन्स्टिपेशन और अल्टरनेट डायरिया हो सकता है, ब्लड आ सकता है स्टूल में। तो ये कॉमन कारण है। पर सबसे ज़्यादा कॉमन कारण है डायबिटीज़, फूड हैबिट्स और आपका जो है पेन एब्डोमेन। ठीक है, एक कॉलर हैं धनीराम जी ने हमें मध्य प्रदेश से कॉल किया हुआ है। धनीराम जी, शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। एक बार में आप अपना सवाल पूछिए, बताइए। अच्छा, हेलो जी, सवाल पूछिए। मैं खाना खाता हूँ शाम के टाइम, तो खाना खा के सोता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती, खाना नहीं पचता मेरा। ठीक है धनीराम जी, आप खाना खाते ही सो जाते हैं, मतलब सोने की कोशिश करते हैं? और मुझे शुगर और क्या कहते हैं उसकी शिकायत है, क्या नाम है, हार्ट की शिकायत है मुझे। ठीक है, नहीं, खाना खा के थोड़ी देर में सो जाता हूँ मैं। ठीक है धनीराम जी, आप अपनी उम्र बताइए क्या है? बताइए धनीराम जी, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 57 साल है। ठीक है धनीराम जी। डॉक्टर श्याम कुंवर, जैसा अभी बता भी रहे थे, खाना नहीं पच रहा है, शाम को डायबिटीज की समस्या भी है। मेरी उम्र 57 साल है। जी धनीराम जी, सुनिए डॉक्टर आपको क्या बता रहे हैं। तो वही भाई, जैसे ये बार बार वो लाइफस्टाइल पर ही आता है, क्योंकि अजीर्ण का पूरा अगर कंसंट्रेशन अगर देखेंगे तो उनका लाइफस्टाइल है। मतलब सुबह से लेके वो शाम तक किस तरीके से खाते हैं, सोते हैं, प्लस उनका क्या खाते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में ये चीज़ बड़ा क्लियरली किया है कि एक तो अकाल भोजन, मतलब प्रॉपर टाइमिंग पे ना खाना, ये भी एक कॉन्स्टिपेशन, मतलब उसके अजीर्ण के लिए एक कारण हो सकता है। उसके बाद में अमात्रा, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में खा रहा है, तब भी एक पॉसिबल ये हो सकता है।
और दूसरा है असात्म्य। असात्म्य का मीन्स ऐसा है कि जो लोग मतलब जो अच्छा आहार लेना चाहिए, जैसे सर ने पहले ही बता दिया कि आजकल हमारे फूड हैबिट्स चेंज हुई है, मतलब हम ज़्यादातर बेकरी वाले आइटम्स खा रहे, पाव खा रहे, तो इस तरीके से अगर तो उनका क्या कारण है वो एक बार देखना चाहिए, मतलब करना चाहिए। उसके बाद में अगर प्रॉपर तरीके से इनका डाइट अगर होता है और प्रॉपर मतलब टाइमली अगर खाना खाते हैं तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी मात्रा में इनको इशू मतलब सॉल्व हो सकता है। ठीक है, ठीक है। और डॉक्टर श्वेता, क्या इस बीमारी को मतलब इंडाइजेशन की समस्या, जिनको खाना नहीं पचता सही से, या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, क्या ये अनुवांशिक भी हो सकती है कि एक परिवार में हम देख रहे हैं ज़्यादा ये समस्या हो, ऐसा होता है क्या? जी बिल्कुल, कई फैमिलीज़ में ऐसा देखा गया है, जैसे आपने बच्चों को छोटी एज में ही कॉन्स्टिपेशन या इनडाइजेशन जैसे सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, तो हम उनकी जब डिटेल केस चेकिंग करते हैं, उनकी फैमिली से इंक्वायर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये कंडीशन या सिम्टम्स उनके फैमिली में रन कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को भी ऐसी प्रॉब्लम रही है या उनके ग्रैंड पेरेंट्स को भी ऐसी प्रॉब्लम रही है। तो ये कुछ चीज़ें फैमिली में रन करती हैं, और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, जहाँ पे हम पेशेंट को एक एंटी माइज़मेटिक ट्रीटमेंट देके पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन समझ के पेशेंट की फैमिली में क्या चीज़ें रन करती हैं, क्या डायथेसिस है। कुछ कई बार ऐसा हो सकता है कि पेशेंट को उस जिस टाइम पे हमारे पास आ रहे हैं उस टाइम पे वो प्रॉब्लम ना रहे, बट बच्चे को लेटर स्टेजेस में जाके ये सिम्टम्स डेवलप हो जाएं, क्योंकि फैमिली में एक टेंडेंसी है, डायथेसिस है। तो उसके लिए हम होम्योपैथी के अंदर एक एंटी माइज़मेटिक ट्रीटमेंट देके, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट देके ये सब चीज़ें डिले कर सकते हैं और क्योर भी कर सकते हैं। ठीक है। देवांग ने हमें कॉल किया है, गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं। आपका स्वागत है देवांग, आप प्रश्न पूछिए, बताइए क्या समस्या है। देवांग, आप एक बार में अपना सवाल पूछिए। जी, अभी मैं 17 साल का हूँ। जी, टीवी के आवाज कम कर दीजिए बिल्कुल, और सवाल पूछिए अपना। जी, अभी मैं 17 साल का हूँ और मैं खाता बहुत हूँ, लेकिन ये कुछ पचता नहीं है, तो मेरी सेहत नहीं बन रहा रही। अच्छा, ठीक है। हाँ। ठीक है देवांग। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, कैसे लाइफस्टाइल सुधार करना चाहिए, ये मुझे जानकारी मिल जाएगी तो बस धन्यवाद। ठीक है देवांग, आप अभी बने रहिए कॉल पर हमारे साथ। डॉक्टर सुरेश कुमार, आप इन्हें क्या बताएंगे? सिर्फ 17 साल की उम्र है। देखिए, आपका उम्र 17 साल है और इनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है। तो जो डाइजेशन का प्रॉब्लम है, या तो आंत का बीमारी होता है या लीवर का बीमारी होता है। तो आपको अपना एक लीवर का चेकअप कराना चाहिए, लीवर फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए। और इसके साथ साथ कई बार पेट में छोटे छोटे कीड़े होते हैं, स्टूल एग्जामिनेशन कराना चाहिए, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। और कई बार हमने देखा है कि जो डाइजेस्टिव जूस हैं, जो पाचन तंत्र को मजबूती से जो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, उसका कमी की वजह से, जैसे पेंक्रियाटिक मेल फंक्शन हो सकता है, स्टोमक का बीमारी हो सकता है, लीवर में जैसे पित्त बनता है, बाइल बनता है लीवर में, तो लीवर का जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो लीवर की प्रॉब्लम्स के लिए आपको एक तो लीवर फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए और एक पेट का अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि यदि आपके कई बार यदि आप सब्जी को अच्छी तरह से नहीं धो के उसका सेवन करते हैं, या आप स्ट्रीट फूड को खा लेते हैं, अनहाइजीनिक फूड को खा लेते हैं, तो उसमें कई बार वातावरण में, एनवायरनमेंट में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रो बैक्टीरियाज होते हैं, छोटे कीड़े होते हैं जो कि दिखाई नहीं देते आमतौर पर वो यदि हम माइक्रोस्कोप से या सूक्ष्मदर्शी से हम देखते हैं तो पता चलता है कि पेट में कीड़े हो सकते हैं। तो एक डीवर्मिन का एक कोर्स जरूर कर लीजिए, और एक किसी भी फिजिशियन से या डॉक्टर से आप ज़रूर सलाह लीजिए, क्योंकि आपकी उम्र 17 साल है, तो इसकी यदि आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहेगा तो इससे आपका जो ग्रोथ है वो भी बता कहीं भी ना रहे हैं कहीं कि ग्रोथ भी, क्योंकि जब आपके शरीर में प्रोटीन नहीं रहेगा, मिनरल्स नहीं रहेगा, विटामिन्स नहीं रहेगा, तो आपकी ग्रोथ भी उससे कंप्रोमाइज होगी। बिल्कुल। नरेश कुमार ने कॉल किया है, जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, आप प्रश्न पूछिए अपना। हाँ जी डॉक्टर साहब जी, नमस्ते जी, बताइए। हाँ जी मैम, मेरे पेट में खारिश होती है और स्किन में छोटे छोटे दाने निकलते हैं। जी नरेश जी, एक बार सवाल दोहराइए और हमें एक बात बताइए, आप क्या चाहते हैं? होम्योपैथी विशेषज्ञ, आयुर्वेदिक विशेषज्ञ, एलोपैथी, तीनों हमारे साथ हैं। आप सलाह किससे लेना चाहते हैं? मैम है होम्योपैथी। होम्योपैथी से, ठीक है। डॉक्टर श्वेता, आप कुछ पूछना चाहते हैं? इनका सवाल रिपीट करिए। नरेश जी, आप अपना सवाल एक बार दोहराइए, फिर से बताइए। मैम पेट में खारिश होती है और स्किन में छोटी छोटी फैंसियाँ निकलती हैं। पेट में जो मुझे कुछ
स्किन पे इरप्शंस हैं और पेट में क्या तकलीफ बता रहे हैं? खुजली खुजली खारिश होती है मैम। खराश खारिश। होती है। खारिश होती है, अच्छा। हाँ जी। इसके लिए ये आपको कितने समय से है? मैम होगी साल एक हो गया। साल से है? हाँ जी हाँ जी। ठीक है। आपने अभी तक कोई टेस्ट कराए हैं, कोई ब्लड एग्जामिनेशन कराई हैं? मैम टेस्ट नहीं, ऐसे आयुर्वेदिक दवाई खाता हूँ। अच्छा, टेस्ट नहीं कराया। जैसा कि ये सिम्टम बता रहे हैं, मैं सबसे पहले इन्हें एडवाइस करूंगी कि इन्हें इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। इट कुड बी बिकॉज ऑफ जॉन्डिस, हो सकता है कि इनको ब्लड में इनका सीरम बिलिरुबिन बढ़ा हुआ हो। जब बिलिरुबिन लेवल काफ़ी बढ़ जाता है तो जैसे ये प्रेजेंटेशन बता रहे हैं, इचिंग होना और इरप्शन होना, ऐसे सिम्टम हो सकते हैं बदहजमी के साथ साथ। तो सबसे पहले इनको इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, CBC कराएं, लिपिड प्रोफाइल कराएं, LFT कराएं। उसके बाद हम एक किसी कारण पे पहुंच पाएंगे एंड अकॉर्डिंगली इनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर कुमार, आप भी कुछ बताना चाहेंगे? निश्चित रूप से क्योंकि एक तो हो सकता है कि कोई मिनरल का या कोई विटामिन का कमी हो, जिसकी वजह से भी स्किन में लीजन्स हो सकते हैं, स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसा मैडम ने बताया कि आप सारे पहले टेस्ट करा लीजिए, उसके बाद ही बीमारी का पता चलेगा। और इसके साथ साथ आप जो विटामिन C वाले फूड्स हैं, साइट्रस फूड्स हैं, संतरे हैं, या जो भी आपको सीजनल फ्रूट्स हैं, वो ज़्यादा सेवन कीजिए, तो उससे निश्चित रूप से आपका जो स्किन में है वो फ़ायदा होगा। ठीक है डॉक्टर श्याम कुमार, आपने पानी को लेकर बात बताई थी, तो थोड़ा सा इसको क्लियर करिए, क्योंकि पानी पीना चाहिए, अच्छी मात्रा में पीना चाहिए। आप कह रहे हैं ज़्यादा पानी पीने से भी हो सकता है, तो क्या सही मात्रा है पानी की अपने पेट सही रखने के लिए? एक्चुअली जो अभी बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होता है कि सुबह उठो और जैसे आप ब्रश करो एकदम से पानी पियो, लीटर 2 लीटर पानी पिए। एक्चुअली आयुर्वेद में इसमें बड़ा क्लियर है, मतलब पानी पीना चाहिए। उसका जो बताया गया है काल, वो है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब जो सूर्योदय होने वाला है उससे 1.5 घंटा पहले, और उसकी मात्रा बताइए अप्रोक्सीमेटली 650 ml, 650 ml के करीब करीब होना चाहिए। उससे ज़्यादा मात्रा में नहीं पीना चाहिए। एक दूसरी बात है कि जब भी हम पानी पीते तो अभी 4:30 बजे उठने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, मतलब 7-8 बजे उठते हैं, उसके बाद में वही 1.5 लीटर 2 लीटर पानी पीते और इमीडिएट ब्रेकफास्ट करते। वो आपके डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसको मतलब सप्रेस करता है, तो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो सकता, वो फिर से अजीर्ण होता है। अच्छा। और ये सीक्वेंस चलते रहता है। तो इसलिए अगर आप कुछ खा रहे हो उसके पहले पानी नहीं पीना चाहिए। आयुर्वेद ने क्लियर बताया कि पानी अगर की मात्रा भी पीनी है, सफिशिएंट मात्रा में पीजिए, लेकिन बीच बीच में लेते रहिए। ठीक है, ना कि खाने के तुरंत पहले और तुरंत बाद नहीं लेना चाहिए। ठीक है, और बीच बीच में पानी बीच बीच में पानी। ठीक है। लक्षणों की जब हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुरेश कुमार, आपने कुछ लक्षण बताए हैं। एक और समस्या होती है जब लोगों का जगह बदलती है, तब भी उन्हें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। मान लीजिए आप कहीं से कहीं गए या छुट्टियां मनाने या काम से कुछ दिनों के लिए, तब भी इंडाइजेशन की समस्या होती है। तो क्या वो कोई शरीर की मेमोरी है या क्या होता है? देखिए, जहाँ पर भी हम रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम दिल्ली में रहते हैं और हम कलकत्ता चले गए या मुंबई चले गए, तो आपका एक तो वातावरण बदल जाता है। दूसरा जो वाटर सप्लाई है हर एक जगह का अलग अलग होता है। आपके यहाँ जो दिल्ली का वाटर है वो उसकी क्वालिटी अलग होगी, और जो बाकी महानगरों की या छोटे शहर में जाएंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वाटर सप्लाई। उसका जो क्वालिटी है वाटर, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, हर एक जगह का जो टेम्परेचर है, आप देखिए कि जो समुद्र तल के पास में शहर है उनका टेम्परेचर ज़्यादा वेरिएट नहीं होता है, पर आप दिल्ली में देखेंगे तो दिल्ली में एक्सट्रीम कोल्ड होगी या एक्सट्रीम हॉट होगा। सो एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं। जो भी बीमारी होती है 3 कारणों से होती है। एक आपका अपना होस्ट फैक्टर जिसमें आपकी इम्यूनिटी है, दूसरा आपका वातावरण एनवायरनमेंट, और तीसरा वहाँ का जो फ्लोरा, जो आपका माइक्रो फ्लोरा है, जो कि दिखाई नहीं देते, जिसमें वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, आपके फंगस हैं, और बहुत सारे जो मल्टीपल फैक्टर्स हैं। इसका नतीजा होता है। दूसरा ये होता है कि जब भी हम नई जगह जाते हैं तो हमारा जो ओरिएंटेशन है वो चेंज होता है। हमारा जो स्लीप पैटर्न है, आप नई जगह जाएंगे आपको नींद उतनी अच्छी नहीं आएगी जितना आपके बेडरूम में आएगी। कई बार तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग इतने फोल्ड ऑफ होते हैं कि एक बेड पे ही वो सो पाते हैं, दूसरा बेड भी आप उसका चेंज कर दो तो उनको नींद नहीं आती। सो वंस यू हैव ए वेरी गुड हैबिट इन योर, एक जो कंफर्ट जोन होता है, कंफर्ट जोन जब जगह आप बदलते हैं तो वो नहीं रह पाता। तो ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जो ह्यूमन ब्रेन है उसको कंडीशनड करना पड़ता है। व्हेन यू हैव कंडीशनड रिफ्लेक्स, मोस्ट ऑफ द थिंग्स टेक्स टाइम। तो समय के साथ फिर धीरे धीरे वो चीजें धीरे धीरे वो अडेप्ट करते हैं। ठीक है डॉक्टर श्वेता, अभी डॉक्टर कुमार ने जैसे बताया नींद की बात, नींद, या मैं कहूँ अगर वो नींद पूरी नहीं हो रही है या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है,
या आप इमोशनली उस तरह से नहीं स्टेबल हो रहे हैं, तो क्या वो भी आपके डाइजेशन को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है? जी बिल्कुल, ये हमारी जीवन शैली है। जीवन शैली के महत्वपूर्ण हिस्से हैं कि हम कितना सो रहे हैं, हमें कितना स्ट्रेस है, कितनी एंजाइटी है। तो ये सारे फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडाइजेशन जैसी सिम्टम्स को डेवलप करने के लिए। हमने देखा है कि जैसे आजकल का नेचर हो गया, बहुत फास्ट लाइफ हो गई है, या फिर रात की शिफ्ट्स हैं, नाइट शिफ्ट्स में लोग काम कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से अगर आप प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्लीप नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी रिजुविनेट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से सिस्टमिक इरिटेशन डेवलप हो जाती है, एंड दैट कैन लीड टू इंडाइजेशन और एनी काइंड ऑफ इंडाइजेशन इज अ कॉन्स्टलेशन ऑफ सिम्टम। तो उसकी वजह से आपको नोजिया, वॉमिटिंग या ये सब चीज़ें, ब्लोटिंग रहना, घबराहट रहना, ये सब सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। ठीक है डॉक्टर शामकुमार, किसी भी बदहजमी का अगर मामला है, कितने समय तक हम उसको अवॉइड कर सकते हैं? मतलब कि ठीक है, हो गया है, ठीक हो जाएगा, कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए? नहीं, हाँ, बदहजमी के मामले में तो मतलब डिले करना ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि फ्रॉम स्टार्टिंग मतलब वो किसी न किसी डिसीज को उसको जन्म देगा ही देगा। एक्चुअली आयुर्वेद के जितने भी डिसीजेस बताए हैं कि सब अगर कोई सभी व्याधि का, सभी डिसीजेस का अगर कोई कारण है तो वो है मंदाग्नि। मंदाग्नि मतलब डाइजेस्टिव लेवल कम होना, उसके पास मतलब कैपेसिटी कम होना, और वही वो इंडाइजेशन को जन्म देता है। इसलिए जब भी अगर ऐसे लगता है तो डायरेक्टली डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें तो आपको अपने आप में चेंज करना चाहिए। मतलब आप अगर खाने के बाद में अभी आप अगर इंडाइजेशन की बात देखोगे तो मैक्सिमम अगर सफरर कौन है तो फीमेल है। मतलब इसका रेशो है 60-40 के करीब करीब। मतलब मेल वर्सेस फीमेल का जो रेशो है, महिलाओं को ज़्यादा होता है। महिलाओं को ज़्यादा है, क्योंकि काम करते हैं, दिन में काम कर लिए और दिन में सो लिए, जो बचा घर में वो खा बचा है रात में वही खा लिए, तो ये सब चीज़ें वो सब इंडाइजेशन करता है। इसलिए आप मतलब रेशो फीमेल्स में ये ज़्यादा मिलेगा इंडाइजेशन का। कुछ चीज़ें हम लोग इजीली उसको अवॉइड कर सकते हैं, मतलब अपनी जीवन शैली के साथ में, कि अब जैसे दिन में नहीं सोना है, उसको अवॉइड कर सकते हैं। ज़बरदस्ती खाना खाना, मतलब अब बचा हुआ है, एक रोटी बची है तो चलो अभी कोई नहीं खा रहा तो खा लेते, बचा ना रहे करके, इस चीज़ों को आप अवॉइड करके मतलब उसको मेंटेन कर सकते हैं आप। ठीक है डॉक्टर कुमार, जब इलाज की बात आती है तो एलोपैथी को लेकर थोड़ा सा मन में लोगों को है कि नहीं, एलोपैथी का इलाज करेंगे, एक तो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे या कोई ना कोई इफ़ेक्ट तो आएगा, और लंबे समय तक हम एलोपैथी का इलाज नहीं ले सकते या नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे में आप बताइए, इलाज के क्या विकल्प हैं? क्या लंबा इलाज एलोपैथी के ज़रिए चल सकता है या क्या है, इसे लेकर मिथ्स और फैक्ट्स? देखिए, ये जो धारणा है कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि जो भी अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, एलोपैथी सिस्टम है, मॉडर्न साइंस है, कोई भी दवाई होगी उसका साइड इफ़ेक्ट थोड़े मात्रा में ज़रूर होगा। इवन यदि कोई वैक्सीन भी है, आपने देखा होगा, पोलियो का वैक्सीन है, हमारा कोविड का वैक्सीन है, कोई भी वैक्सीन आप ले लीजिए, वैक्सीन के 1000 में 1 या 2 को उसको साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। ऐसे ही दवाइयाँ हैं, जो भी मेडिसिन है, क्योंकि केमिकल पदार्थ है, तो किसी के शरीर को सूट करता है, किसी के शरीर को नहीं सूट करता है। इवन जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, पानी भी यदि आप सही मात्रा में नहीं लेते हैं तो उसके भी दुष्परिणाम होते हैं। यदि आप पानी भी ज़्यादा लेते हैं तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट हैं। तो सिमिलरली जो मेडिसिन है, किसी के जो आनुवांशिक गुण है, हेरिडिटरी है, उसमें किसी भी दवाई से एलर्जी हो सकती है। तो ये क्योंकि ज़्यादातर लोग, हमने देखा है कि यूरोप में, यूएसए में भी लोग जो है एलोपैथी छोड़ के 5 से 10% लोग अल्टरनेटिव सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, आयुर्वेद को अपना रहे हैं, होम्योपैथी को अपना रहे हैं, इंटीग्रेटेड बाकी जो पैथीज हैं उनको अपना रहे हैं। क्योंकि जो एलोपैथी है उसमें जो ट्रीटमेंट है ज़्यादातर साइंटिफिक है, और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका जो ओरिजिन है वो ब्रेन में है। फॉर एग्जांपल, यदि आपको बार बार कॉन्स्टिपेशन होता है, बार बार लूज मोशन होते हैं, तो एक सिंड्रोम होता है जिसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, IBS, यानी कि आप में कोई बीमारी नहीं है, आपकी सोच में फ़र्क है। अच्छा। आपको लगता है कि पेट में से गैस है, पर वो गैस बनना तो स्वाभाविक है, बिना गैस के डाइजेशन हो ही नहीं सकता। इसी तरह कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनको कॉन्स्टिपेशन है और वो खाना ठीक तरह से नहीं खाते, तो उसमें उनकी सोच में जो काफ़ी सारा जो साइकी है, देयर आर साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स। आपका जो ब्रेन कैसे सोचता है, जो आंत है, क्योंकि जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में वेगस नर्व होती है, वेगस नर्व ब्रेन से जुड़ी होती है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपकी आदतें हो जाती हैं। सो एक बहुत बड़ा जो रिसर्च हुआ
बहुत बड़ी जो स्टडी हुई कि 20 से 30% वो केस जिनको पेट की बीमारियां हैं उनमें पता चला कि आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, सीटी स्कैन करा लीजिए, MRI करा लीजिए, सब कुछ नॉर्मल आएगा, यानी कोई बीमारी नहीं है। अच्छा। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि आपकी सोच, आपकी सोच ऐसी हो गई, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो गई है कि आप किसी दूसरी वजह से, जैसे किसी को फैमिली में झगड़े हैं, किसी हस्बैंड वाइफ में कि नहीं बन पा रही है, कुछ लोग अपने मार्क्स से स्टूडेंट हैं कॉलेज में कि उनको ग्रेड अच्छा नहीं आ रहा, वो ग्रेड अच्छा नहीं आ रहा, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, उसका असर दिमाग पे पड़ता है, और दिमाग जब ज़्यादा सोचता है तो उसका असर आपके डाइजेशन पे पड़ता है। डाइजेशन इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन, एंड व्हेन योर ब्रेन इज नॉट थिंकिंग ऑन द राइट डायरेक्शन, इट काजेज लॉट ऑफ दिस साइकोसोमेटिक एस्पेक्ट्स, जिसकी वजह से आपको डिस्पेप्सिया हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है, और आपको विकार हो सकते हैं डाइजेशन सिस्टम के, क्योंकि हमारी जो आंत है वो 6.5 मीटर लंबी होती है। आपका डाइजेशन है मुंह से लेके और आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन लेके आपका 6.5 मीटर लंबी आंत होती है। कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम स्टोमक में हो सकती है, फूड पाइप में हो सकती है, बड़ी आंत में हो सकती है, पेंक्रियाज में हो सकती है, लीवर में हो सकती है, पित्त की थैली में हो सकती है। ये बहुत बड़ा कम्प्लेक्स सिस्टम है जो कि भगवान ने बनाया है। भगवान ने ऐसी रचना दी है कि जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिसका मल्टीपल फैक्टर की वजह से ये जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, अल्टीमेटली जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि सब जड़, बीमारी की जड़ है इंटेस्टाइन और डाइजेस्टिव सिस्टम। सो हमारा डाइजेशन सही रहेगा, हमारा मन ठीक रहेगा, और मन ठीक रहेगा तो डाइजेशन ठीक रहेगा, अन्न वैसा रहेगा आपका तन। सो ये बहुत बड़ी बात है कि आपका तन, मन और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्लोजली लिंक्ड है, क्लोजली रिलेटेड है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई डॉक्टर साहब, कैसे ये सब कुछ लिंक्ड है और कैसे अपने विचार और मन को भी खुश रखें तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी अच्छा बना रहेगा। 2 कॉलर महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, मुद्राक्ष और इरफान ने हमें कॉल किया है। मुद्राक्ष, आपका स्वागत है, पहले आप सवाल पूछिए अपना। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी अच्छा बना रहेगा। मुद्राक्ष, एक बार में आप सवाल पूछिए, टीवी की आवाज कम करके। मैम मैं बुद्धराज बोल रहा हूँ। जी बताइए, सवाल पूछिए आप। मैम सवाल ऐसा है ना, डाइजेशन अभी सर ने जो बताया, एक बार में सवाल पूछिए मुद्राज, अपना टीवी बिल्कुल आवाज बंद कर दीजिए टीवी की, और एक बार में सवाल पूछिए अपना। अभी मैं देख रहा हूँ, हाँ डाइजेशन बराबर नहीं हो रही ना, इसलिए कॉल। ठीक है मुद्राज, तमाम हम आज इसी को लेकर बात कर रहे हैं। जो उपाय और जो सलाह डॉक्टर की तरफ से बताई जा रही है उन्हें आप लगातार सुनिए। एक बार फिर मैं अपील करूंगी अपने सभी दर्शकों से, हमें जब भी कॉल मिला है अपनी टीवी की आवाज़ को बिल्कुल बंद कर दें, वरना आपकी आवाज़ हम तक सही तरह से नहीं पहुंच पाएगी और आपके सवालों का जवाब भी हम नहीं दे पाएंगे। इरफान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरफान जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताइए आपका प्रश्न क्या है। हेलो जी इरफान जी, सवाल पूछिए एक बार में अपना। हाँ मैडम, मेरे को एसिडिटी की तकलीफ है। जी, कब से है आपको ये समस्या? मेरे को एक साल से। आपकी उम्र क्या है? आप 42। इरफान, कुछ ऐसा एक साल से आप बता रहे हैं, कुछ ऐसा है कि आपकी नज़र में आपने नोटिस किया है, कुछ बदला हो, आपकी दिनचर्या बदली है या खान पान बदला है, कुछ ऐसा हुआ है या सब कुछ पहले जैसा ही है और ये समस्या शुरू हुई है? खान पान में कुछ भी बदलाव नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बार एसिडिटी का तकलीफ बहुत होता है, एक बार नहीं होता है ऐसा। ठीक है डॉक्टर श्वेता, इन्हें आप क्या बताएंगे जिन लोगों का कुछ कह रहे हैं जैसे ये खान पान भी नहीं बदला है, रूटीन नहीं बदला है, लेकिन आपने समस्या बहुत अच्छा उनसे क्वेश्चन पूछा, क्योंकि स्टार्टिंग में हम सबसे पहले पेशेंट से यही पूछते हैं कि कोई बदलाव तो नहीं आया है, जीवन शैली में कोई बदलाव तो नहीं है। जैसे कि वो बता रहे हैं कई बार चीज़ें अननोटिस रह जाती हैं, तो उनको ज़्यादा ऑब्जर्वेंट रहना चाहिए, विजिलेंट रहना चाहिए कि वो क्या खा रहे हैं, कैसा जीवन शैली है। आपका ऐसा तो नहीं कि पिछले 1 साल में आपका नेचर ऑफ जॉब बदला हो, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ गया हो, आपका एंजाइटी बढ़ गई हो, तो ये सारे फैक्टर भी हमें एसेस करने चाहिए, पेशेंट से पूछने चाहिए। अगर इनके बावजूद भी अगर ये सारी चीज़ें पेशेंट में ठीक हैं, कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं हो रहा है, ये रीज़न नहीं है उनके इंडाइजेशन के लिए, तो हम पेशेंट को क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं। क्योंकि हम इसे 2 भागों में समझ सकते हैं। ज़्यादातर जो कॉमन कॉजेज़ होते हैं वो लाइफस्टाइल फैक्टर हैं। अगर लाइफस्टाइल फैक्टर नहीं है तो इंडाइजेशन के कॉज फिर डिजीज़ कंडीशन की वजह से हो सकते हैं। बहुत सारे डिजीज़ कंडीशन ऐसे हैं जिसमें कि पेशेंट को एसिडिटी, इंडाइजेशन हो सकती है। जैसे आपको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर हो गया, आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज़, ये सारे डिजीज़ कंडीशन हो गए, गॉल स्टोन हो गए पेशेंट को, पैनक्रेटाइटिस हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम कॉज जो है जान पाएंगे इन्वेस्टिगेशन के बाद।
तो हम पेशेंट को ज़रूर एडवाइस करेंगे कि आप सारी इन्वेस्टिगेशन कराएं, आप कोई भी अपनी नज़दीकी क्वालिफाइड होम्योपैथिक फिजिशियन से मिलिए, उनको सारे अपने सिम्टम्स दीजिए, वो आपकी डिटेल केस टेकिंग करने के बाद जो भी आपको इन्वेस्टिगेशंस लगती हैं वो आपको एडवाइस करेंगे और आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे जिससे कि आप बेहतर महसूस कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर शामकुमार, खान पान जो है वो ज़ाहिर तौर पर हमारे डाइजेशन से भी जुड़ा हुआ है, पेट से जुड़ा हुआ है, लेकिन कई बार लोगों के मन में बात होती है हम तो घर का खाना खाते हैं, हम तो घर की चीज़ें खाते हैं, लेकिन हो सकता है घर में भी ऐसी चीज़ें हो जो कहीं ना कहीं बदहज़मी को बढ़ाती हों। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे दूर रहना है, खासकर जिन्हें इंडाइजेशन की समस्या रहती है? वही जैसे अभी मतलब घर में भी बना लोग पाव भाजी खाते हैं, मैं बोलते हैं हम तो घर में खाते, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। वैसे कुछ चीज़ें जैसे अभी जैसे मसूर की दाल है या छोले हैं, ये बार बार अगर होते हैं आपके इसमें तो ये आपको मतलब बदहजमी कर सकते हैं। उसके बाद में बहुत ज़्यादा मात्रा में जैसे दही का यूज़ करना, मैं मतलब पिछले बार भी यही बोला कि उतना ही यूज़ होना चाहिए ये, क्योंकि ये अभिसंधि बोला गया है, ये और कम करता है, सप्रेस करता है, डाइजेशन को इफ़ेक्ट करता है एज पर आयुर्वेद इसमें। उसके बाद में जब जैसे हम मतलब रात का खाना हम सुबह खा रहे हैं, सुबह फ्रिज में निकाले फिर ये करें, तो इसको भी अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो घर का भी खाना क्यों ना हो। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद में और एक जैसे एक जैसे खाना खाए उसके बाद में डेजर्ट का भी नया सिस्टम हो गया मॉडर्न इसमें। तो खाना खाने के बाद में आप अगर आइसक्रीम खा रहे हो तो वो तो और आपको मतलब ये करेगा, उसका मतलब इंडाइजेशन के लिए प्रोवोक करेगा। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सुखबीर जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। बताइए सुखबीर जी, आपका प्रश्न क्या है? मैम मुझे ना जैसे अपच प्रॉब्लम रहती है, जैसे अनपचा सा रहता है पेट में, तो आई थिंक मेरे ख्याल से जैसे खाना खाने की तुरंत सो जाना उसकी वजह से तो नहीं है मैम? हाँ सुखबीर जी, ठीक है। मैं बहुत सही से आपकी बात सुन नहीं पाई हूँ, लेकिन डॉक्टर कुमार जो ये बता रहे हैं खाना खा के तुरंत सो जाते हैं, ये बहुत लोगों में होता है, कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन कई लोगों का या तो रूटीन ऐसा है, खासकर रात में खाना खाने के बाद। सुखबीर जी नाम है इनका? जी जी। सुखबीर जी, आपका वेट कितना है, वजन कितना है आपका? वेट 65 है। ज़्यादातर जो ये समस्या होती है उन लोगों में ज़्यादा होती है जो कि मोटापे की वजह से होता है। दूसरा प्रमुख कारण जो रिसर्च में सामने आया है वो है थायराइड का प्रॉब्लम। आप अपना थायराइड का टेस्ट जरूर करा लें, क्योंकि कई बार हाइपोथायराइड स्टेट होता है जिसमें जैसे ही आपने खाना खाया उसके तुरंत बाद आपको ज़्यादा नींद आती है। और दूसरा ये कि यदि आप कोई बाकी अल्कोहल वगैरह तो नहीं लेते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल नहीं लेते जी जी जी। सो मल्टीपल कारण होते हैं। एक आप शुगर का टेस्ट करा लीजिए और ये थायराइड का टेस्ट करा लीजिए। और आप दिन में भी सोते रहते हैं या दिन में आपको नींद नहीं आती है? खाना खाऊं ना तो मुझे एक आलस सा आ जाता है एकदम, जैसे सोने का मन करता है एकदम। हाँ, तो ये सारे सिम्टम्स थायराइड के ज़्यादा प्रतीत होते हैं, तो थायराइड का टेस्ट अवश्य करा लें आप। ठीक है। डॉक्टर श्वेता, जैसे मैंने आपसे पूछा था कि कुछ क्या हेरिडिटरी भी होता है एक परिवार से दूसरे परिवार में, अगर होम्योपैथी ट्रीटमेंट की बात करूं, वो इंडाइजेशन के मामलों में किस तरह से काम करता है, खासकर उनको जिनको लगातार ये समस्या बनी रहती है या जिनकी फैमिली में लगातार ये है, क्या उनका ट्रीटमेंट भी लंबा चलता है? जी बिल्कुल, ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन क्या रहेगा वो डिपेंड करता है कि आपका डिजीज़ कंडीशन का ड्यूरेशन क्या है। अगर आपको कोई एक्यूट कंप्लेन है, जो कि रिसेंटली आपने कुछ स्टेल फूड खा लिया, कुछ ख़राब खाना खा लिया, एकदम से आपका स्टमक अपसेट हो गया, आपको एक्यूट कंप्लेन है, तो हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देंगे और आप जल्दी ही उससे निवारण हो जाएगा। पर यदि आपकी प्रॉब्लम ही क्रॉनिक है, जैसे कि एक मिथ है कि होम्योपैथी जो है वो स्लो टेकिंग है या स्लो प्रोसेस है, ज़्यादा टाइम लगता है, मैं बिल्कुल ही अभी सभी दर्शकों को बताना चाहूँगी कि ये एक मिथ है। ये डिपेंड करता है कि आपका डिजीज़ कंडीशन कैसा है। अगर आपका डिजीज़ कंडीशन एक्यूट है तो आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। अगर आपका डिजीज़ कंडीशन ही क्रॉनिक है, क्योंकि हमारे पास पेशेंट आते हैं कई बारी सारी पैथी में उन्होंने ट्रीटमेंट ट्राई कर लिया, उसके बाद एंड में वो कहते हैं कि चलो जी अब हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी ट्राई कर लेते हैं। तो अगर आपकी बीमारी लंबी है तो आपको ट्रीटमेंट को भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा।
और आपने दूसरा सवाल पूछा था कि फैमिली में है या जी। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कैसे काम करता है। तो जो होम्योपैथिक सिस्टम है वो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम करता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, पेशेंट का एक डिटेल केस टेकिंग करते हैं, पेशेंट के जितने भी फिजिकल सिम्टम्स हैं वो सारे हम नोट डाउन करते हैं। अब जैसे जो इंडाइजेशन है वो क्या है, वो एक सिम्टम नहीं है, ना ही वो कोई डिजीज कंडीशन है, वो एक कॉन्स्टलेशन ऑफ सिम्टम्स है। बहुत सारे सिम्टम्स को मिलकर एक इंडाइजेशन बोलते हैं, साइंटिफिक टर्म में हम उसे डिस्पेप्सिया बोलते हैं। तो अलग अलग पेशेंट में जो इसके सिम्टम्स हैं, जो इसकी मैनिफेस्टेशन है वो अलग अलग हो सकती हैं, इवन कॉजेज भी अलग अलग पेशेंट में अलग अलग हो सकते हैं। तो हम एक पेशेंट को एक इंडिविजुअल अप्रोच के साथ टारगेट करते हैं, उसके सारे फिजिकल सिम्टम्स नोट डाउन करते हैं, पेशेंट का क्या मेंटल स्टेटस है वो भी हमें जानना चाहिए। ये सारी फिजिकल और मेंटल स्टेटस को मिला के हम पेशेंट का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम सिमिलैरिटी हम पेशेंट को होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं, जिससे कि पेशेंट की ये सारी जो कंप्लेंट्स हैं वो ठीक हो सकती हैं। ठीक है, 2 कॉलर और जुड़े हुए हैं। रोहित ने राजस्थान से कॉल किया है, पूजा उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित, पहले आप अपना सवाल पूछिए, स्वागत है आपका, बताइए प्रश्न क्या है आपका। हाँ जी मैम, मेरी उम्र 24 साल है जी। और मैं जब खाना खाता हूँ तो मैम मेरे जो फूड पाइप है उसमें थोड़ा जलन सा रहता है, छाती में थोड़ा पेन सा फील होता है, और इसके कारण मेरा भी हेयर फॉल भी थोड़ा हो रहा है, और वाइट बाल भी अचानक से बढ़ गए हैं। अच्छा, ये आपको अभी दिक्कत समस्या शुरू हुई है हाल फिलहाल या पहले से है? रोहित, आप सुन पा रहे हैं? हाँ मैम। आपको ये समस्या काफी लंबे समय से है या अभी हुआ है ये शुरू? ये 1 साल से हो रहा है मैम। ठीक है रोहित, आप क्या कर सकते हैं? कोविड के बाद में। आपने दिखाया है डॉक्टर को अभी तक? नहीं, मैंने अभी तक तो नहीं दिखाया। ठीक है, डॉक्टर श्याम कुंवर, आप रोहित को क्या बताएंगे? उन्होंने बोला है हार्ट बर्न सिम्टम बता रहे, बर्निंग सेंसेशन बता रहे, तो शायद मतलब यही है कि इंडाइजेशन हो रहा हो एक कारण। इसके अलावा भी दूसरे भी मतलब कॉजेस हो सकते हैं, जैसे सर ने और मैडम ने भी बार बार बोला कि कुछ इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। मतलब हो सकता है नैरोइंग ऑफ फूड पाइप अगर ये हुआ तो वो भी एक मतलब ये हो सकता है, जैसे GERD और ये। मैं तो सजेशन इस तरह दूंगा कि अगर पॉसिबल है तो जैसे पंचकर्म ट्रीटमेंट इसमें भी हेल्पफुल हो सकती है, अगर ये कर सकते हैं तो। इसके अलावा कुछ ट्रीटमेंट है वो जो कि आयुर्वेद विशेषज्ञ के ही इसमें मतलब उन्होंने लेना चाहिए, मतलब उनके देखरेख में ही लेना चाहिए, उनके सुपरविजन में ही लेना चाहिए। अच्छा डॉक्टर श्याम कुंवर, रोहित जो बता रहे हैं हमें पता चला है कि उनको कोविड के बाद ये समस्या शुरू हो गई, तो इसका कोई लिंक है कोविड से? देखिए, अभी कोविड के बहुत सारे मतलब पोस्ट कोविड सिम्टम्स अभी बहुत सारे आ रहे हैं। मतलब उसमें से जैसे मेंटल स्ट्रेस एक बहुत ज़्यादा मिल रहा है, जैसे पेशेंट सर भी बताएंगे इस बारे में कि तो हो सकता है अब वो कंडीशन, उनकी स्ट्रेस लेवल की कंडीशन भी क्या है वो भी देखना पड़ेगा। उसके बाद में उनके किस तरीके से खान पान, फिर वहीं आ जाता है हम लोग वहीं कि किस तरीके से उनका खाना पीना किस तरीके से चल रहा है, ये भी एक कॉज मतलब ये हो सकता है। तो पोस्ट कोविड में भी पॉसिबल का ये है। ठीक है डॉक्टर कुमार, इसके जरिए एक अच्छा पॉइंट आ गया है कि कोविड जिनको हुआ है, बहुत सारे जैसे पोस्ट कोविड सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, लॉन्ग कोविड की बात कर रहे हैं, क्या कोविड के बाद डाइजेशन को लेकर भी दिक्कतें बढ़ी हैं लोगों में? हाँ, ये बहुत अच्छा इन्होंने क्वेश्चन किया, क्योंकि हमारे यहाँ पे 25,000 पेशेंट एडमिट हुए कोविड के टाइम में पिछले 2.5 वर्ष में, और हमने एक स्टडी की पोस्ट कोविड को लेके। तो ज़्यादातर पेशेंट्स को जिनको कोविड हुआ उनको शुगर अनकंट्रोल्ड हुआ, पेंक्रियाज में प्रॉब्लम हुई, फूड पाइप में प्रॉब्लम हुई, लीवर में प्रॉब्लम हुई, नर्व्स में प्रॉब्लम हुई, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हुआ, उनको सोने में दिक्कत आई, इंसोम्निया हुआ, ब्लैक फंगस हुआ, बहुत सारी लंबे उसके दुष्परिणाम अभी तक भी सामने आ रहे हैं। अभी भी हमारे पोस्ट कोविड के 8-9 पेशेंट भर्ती हैं आज भी। सो ये हो सकता है रिलेटेड कि कोविड के बाद जो ये सिम्टम्स बता रहे हैं, ये टिपिकली एक कंडीशन होती है जिसको हम GERD कहते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। तो वो कई बार जो फूड के कंटेंट हैं स्टोमक के, वो ऊपर फूड पाइप में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट बर्न होता है, जलन होती है और छाती में भारीपन रहता है। तो ये इसके लिए आप एक तो अपना टेस्ट करा लीजिए, LFT और ये सारे अल्ट्रासाउंड, और उसके साथ साथ जो हम जो एलोपैथी में सजेस्ट करते हैं कि भाई आप कम मात्रा में खाना लीजिए, फ्रीक्वेंट आप फूड लीजिए, और इसके साथ साथ जो हेड एंड है सिर की तरफ एक टाइल लगा लें 1 इंच का, जिससे कि जो खाना है वो स्टोमक से फूड पाइप में ना आए। तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा इनको हो सकता है, और निश्चित रूप से ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ये तो जो टेस्ट आपने बताया वो करा, जो हमने अध्ययन किया, 800 पेशेंट्स का हमने स्टडी किया पोस्ट कोविड का, तो ज़्यादातर मामलों में पेट की बीमारियां, पेंक्रियाज की बीमारियां सामने आई, ये देखने को मिली। ठीक है, पूजा ने कॉल किया उत्तराखंड से। पूजा, आपका स्वागत है, बताइए क्या सवाल है आपका?
जी, मेरे हस्बैंड का पेट ठीक नहीं रहता है, कभी उनको कब्ज हो जाता है, कभी लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं उनके। ये उनको कब से समस्या है पूजा? जी, उनको काफी टाइम हो गया है ये समस्या को, शुरू से ही शायद हो गया, कम से कम 30 साल से ऐसा हो रहा है। आपने जरूर डॉक्टर को उन्होंने दिखाया होगा, कुछ टेस्ट कराए होंगे, डॉक्टर ने क्या सलाह दी है उन्हें? वो सारे टेस्ट तो नॉर्मल ही आए हैं, जो भी उन्होंने कराए हैं टेस्ट सारे नॉर्मल आए हैं। इस समय उनको एक आयुर्वेदिक दवाई दी गई है, कुटुज घन बटी बताई है किसी ने। ठीक है पूजा, अभी आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेना चाहती हैं, होम्योपैथी या एलोपैथी, बताइए। जी जी जी, आयुर्वेदिक। ठीक है, डॉक्टर श्याम कुमार एक वटी का नाम भी बता रहे हैं, और हाँ। इतनी लंबी समस्या है, कभी लूज मोशन हो रहे हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। एक्चुअली ये जो जिस तरीके से बता रहे हैं अभी, एक इसमें तो मतलब बोलना मुश्किल है, फिर भी मुझे लग रहा है कि वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के शायद पेशेंट होंगे। अच्छा, और उनका स्ट्रेस लेवल्स के साथ में बहुत ज़्यादा उसका कनेक्शन होगा। अगर पूछेंगे तो हो सकता है कि वो स्ट्रेस जब भी बढ़ता है उस पूजा अगर आप सुन पा रही हैं कि ऐसा है, जब वो परेशान ज़्यादा रहते हैं या स्ट्रेस में रहते हैं तब ये दिक्कतें ज़्यादा होती हैं उन्हें? हाँ, थोड़ा सा होता है। ठीक है, तो हो उनके सकता है वो इतना लाइफ का मुझे लगता है पार्ट बन चुका है ना, कि वो समझ में भी नहीं आता होगा कि वो स्ट्रेस है या क्या। नहीं, देखिए अभी ये बहुत सारे पेशेंट, अभी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बहुत सारे पेशेंट मिलते हैं, मतलब अभी तो और ज़्यादा, क्योंकि स्ट्रेस लेवल सब जगह बढ़ा ही हुआ है, इसलिए हो सकता है। तो मैं सजेशन यही दूंगा कि अगर वो हो सकता है तो मतलब इसकी जो ट्रीटमेंट है तो वो तो शरीर के साथ साथ मन की भी ट्रीटमेंट होनी चाहिए, मानसिक भी होना चाहिए, मेंटल इसमें भी होना चाहिए। जैसे पंचकर्म में शिरोधारा है, तक्रधारा है, वो प्रोसीजर होती है। इसके अलावा भी और भी दूसरे पंचकर्म है, तो अगर वो नज़दीक कहीं अगर किसी पंचकर्म का कोई स्पेशलिस्ट हो तो उनके पास जाके मिल के आइए। और ठीक है, यानी प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, हाँ, इसके लिए ज़रूरत है विशेषज्ञ को proper। दिखाएं और अच्छे से ट्रीटमेंट कराएं। और जैसा डॉक्टर ने बहुत अच्छी बात कही है कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना ज़रूरी है अगर उनको अपना पेट ठीक रखना है और इस समस्या से निजात पानी है। तो इस पहलू पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अच्छे विशेषज्ञ को दिखाइए। हम उम्मीद करते हैं जल्दी ठीक होंगे आपके हस्बैंड, आपके पति। डॉक्टर कुमार, जब मैंने दवाइयों को लेके बात की थी एलोपैथी में, एक पहलू और भी है कि ओवर द काउंटर जो दवाई मिलती हैं, और ख़ास तौर से पेट की समस्या की जब बात होती है तो इतने एडवर्टीजमेंट्स आते हैं कि आप ये दवाई ले लीजिए, ये ठीक हो जाएगा। ये कितना सही है इस तरह की दवाइयाँ लेना, या लंबे समय में ये भी नुकसान कर सकती हैं? हमने देखा कि बहुत सारे लोग खुद ही केमिस्ट शॉप से दवाई लेके खाते रहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात नहीं है। आपको जो दवाइयाँ आमतौर पर नुकसान करती हैं, यदि आपने बहुत एंटीबायोटिक खा लिया है, आपको बुखार नहीं है फिर भी आप एंटीबायोटिक खाते हैं, तो आपका जो गट का फ्लोरा है, जो इंटेस्टाइन में हमारे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, वो मर जाते हैं आप एंटीबायोटिक खाने से। तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक वो नहीं होना चाहिए। आपको मान लीजिए 5 दिन डॉक्टर ने कहा है किसी बीमारी के लिए, और आप 7 दिन 10 दिन तक खुद ही खरीद के खा रहे हैं कि इससे मेरे को आराम मिल रहा है, तो एक तो वो एंटीबायोटिक का मिसयूज़ बहुत ज़्यादा है। दूसरा पेन किलर्स का, कि आपको हल्का सा सर में दर्द हुआ, बदन में दर्द हुआ, घुटने में दर्द हुआ, आप गए, आपने कोई भी पेन किलर खरीदा और खा लिया, तो पेन किलर से आपके फूड पाइप में छाले हो सकते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, स्टोमक में अल्सर हो सकता है, छोटी आंत में आपको अल्सर हो सकता है। पेन किलर सबसे ज़्यादा नुकसान देते हैं छोटी आंत को। अच्छा। मुंह में छाले हो सकते हैं पेन किलर से। इसके साथ साथ आपके लीवर को नुकसान कर सकता है। जितने भी पेन किलर हैं वो लीवर पर अपना साइड इफ़ेक्ट ज़रूर करते हैं। यदि आप 2 से ज़्यादा गोली पेन की लेते हैं पर डे और लंबे टाइम तक लेते हैं, तो निश्चित रूप से उसके दुष्प्रभाव, साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। सो कोई भी ओवर द काउंटर मेडिसिन है, ये नहीं लेना चाहिए बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना किसी डॉक्टर की सलाह के। जैसे आपने कहा सर दर्द ज्यादा रहता है लोगों को। हाँ, तो और उसकी दूसरा दवाई एक नहीं लेनी फीमेल्स चाहिए। में जब पीरियड्स होते हैं उस समय भी दर्द के लिए हाँ, तो वो दवाई 3 लेनी या जाती है। 4 दिन आप ले सकते हैं, पर यदि आप जैसे घुटनों में दर्द है, बदन में दर्द है, कोई भी औरत है वो कहेगी मेरे को तो कमर में दर्द है, काम नहीं कर सकते, डेली एक गोली महीने भर खाते रहते हैं, वो गलत है। वो उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा है। दूसरा, कोई इम्यून बूस्टर नहीं है, कोई ऐसी दवाई नहीं है कि आपको वो खाने से आप में ताकत आ जाएगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। ऐसी कोई दवाई अभी तक दुनिया में नहीं बनी है। इम्यूनिटी आपके इनहेरेंट होती है, आपके जो जीन्स होते हैं उसमें इम्यूनिटी होती है, वो ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकती। सो इम्यूनिटी बूस्टर्स जो भी क्लेम करते हैं
बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरर, बहुत ज़्यादा कंपनी की ये दवाइयाँ लीजिए इससे आपका इम्यूनिटी बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप संतुलित भोजन लेंगे, व्यायाम करेंगे, फल ज़्यादा खाएंगे, उससे आपकी इम्यूनिटी अपना बढ़ेगी। खान-पान ठीक तो रखेंगे ये तो सबसे immunity- इम्पोर्टेंट है। जी। जितने भी मिनरल्स हैं वो आपको फ्रूट्स में ही मिलेंगे, फलों में मिलेंगे, जी। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। एक कॉलर दिव्या सेठ ने उत्तर प्रदेश से कॉल किया है। दिव्या, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका स्वागत है। बताइए आपका क्या सवाल है। जी मैम नमस्ते। नमस्कार, बताइए। जी मैम, मुझे 2 साल से जो है बहुत गैस बनता है पेट में, और इसी की वजह से मुझे जो है 2 साल से थायराइड का भी शिकायत है, शुगर का भी शिकायत है। और मेरे पैरों में मैम बहुत तेज, दोनों यही थायराइड और शुगर की वजह से दोनों पैरों में जलन, 2 साल से जलन, बहुत ज्यादा पैरों में जलन है, झुनझुनाहट है, दर्द है, मैं चल नहीं पाती हूँ मैम बिल्कुल। आपने डॉक्टर को दिखाया है दिव्या? जी मैम। ठीक है, यानी आपका इलाज चल रहा है। जी मैम। ठीक है जी, वो थायराइड का दवा खा रही थी 2 साल से जी। उससे अभी फिर जब देखिए तब थायराइड मेरा बढ़ ही जाता था, तो फिर मैंने जो है अभी छोड़ करके फिर मैंने आयुर्वेद में गया है मैम। ठीक है, आयुर्वेद में गई हूँ। आपको कुछ आराम है पहले से? जी मैम, अभी तो कुछ भी आराम नहीं हो रहा, अभी बस अभी 15-20 दिन से यही आयुर्वेद का दवा चला रही हूँ अभी। ठीक है। और थायराइड का भी मैम एक सवाल पूछना था, क्या थायराइड की दवा छोड़ देने से फिर से वापस थायराइड बढ़ जाता है? ठीक है दिव्या, आप बने रहिएगा हमारे साथ कॉल पे, हम तीनों डॉक्टर से आपके मामले में सलाह लेंगे। पहले जी, डॉक्टर मैम। श्वेता, जो लोग इस तरह, और ज्यादातर महिलाएं मुझे लगता है थायराइड और पैरों में सूजन की बात कह रही हैं, गैस की प्रॉब्लम रहती है इन्हें, इस तरह की समस्या रहती है, तो होम्योपैथी कैसे मदद कर सकती है? जी बिल्कुल, इस चीज़ का होम्योपैथी में देखिए, इनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। इनको हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड बता रहे हैं, सपोज हाइपोथायरॉयडिज्म उनका कंडीशन होगा, उसके बाद ये बोल रहे हैं इनको ब्लड शुगर भी है, मतलब डायबिटीज़ का भी प्रॉब्लम भी है और इंडाइजेशन भी हो रहा है। तो जितने भी पेशेंट्स ऐसे होते हैं एल्डरली एक एज के बाद, ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स उनको मल्टीपल सिस्टम के डेवलप हो जाते हैं। इसमें होम्योपैथिक सिस्टम जो है बहुत ही अच्छे से काम करता है, क्योंकि हमारी जो अप्रोच है वो होलिस्टिक रहती है और सिम्टम बेस्ड रहती है। पेशेंट जो भी सिम्टम्स दे रहे हैं, हम उनको एक डिटेल केस टेकिंग के बाद हम पेशेंट को सिम्टम्स नोट डाउन करते हैं और उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट देके हम बिल्कुल उसका उपचार कर सकते हैं। और जैसे कि इनका एक और सवाल था कि वो बोल रहे थे कि क्या थायराइड की मेडिसिन छोड़ने के बाद वापस से आपका लेवल, आपका थायराइड प्रॉब्लम्स वापस आ जाते हैं। तो ये बहुत बारी देखा गया है कि एक ना पेशेंट को एक हमेशा, अगर वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सर ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, उन्हें एक एप्रोप्रिएट डोज लेनी चाहिए और उसी को एक फॉलोअप में रखना चाहिए, फिजिशियन के साथ हमेशा टच में रहना चाहिए और वो सर ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। होम्योपैथी सिस्टम के अंदर क्या है कि हम बोलते हैं, जैसे जो भी पेशेंट अगर होम्योपैथी मेडिसिन भी ले रहे हैं, एलोपैथी मेडिसिन भी ले रहे हैं, थायरोनॉम ले रहे हैं, उसके साथ साथ हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करा सकते हैं पेशेंट का। बट कभी भी हम पेशेंट को एडवाइस नहीं करते कि वो तुरंत एलोपैथिक मेडिसिन विड्रॉ कर दें। हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि आप साथ में ट्रीटमेंट लीजिए, एलोपैथिक मेडिसिन भी खाइए, फिर जैसे जैसे हम पेशेंट का फॉलोअप रखते हैं, अगर उनका लेवल कम आ जाता है, बेटर आ जाता है, तो हम उनको टेपर डाउन करने के लिए एडवाइस करते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन वो टेपर कर सकते हैं धीरे धीरे और उसके बाद फिर हम विड्रॉ करा देते हैं। ठीक, इस पे मैं आप दोनों से भी सलाह लूंगी। एक कॉलर और ले लेते हैं, आखिरी कॉलर हैं हमारे साथ। सुभाष ने हरियाणा से कॉल किया है। सुभाष, आप बताइए आपकी समस्या क्या है, क्या सवाल है? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सुभाष जी, बताइए। हाँ डॉक्टर साहब, मैंने करीब 4 महीने तक मैं बिल्कुल फिट था जी, और उसके बाद मैंने कहीं बाहर कुछ खाया, खाना आना, और उसके बाद से पेट का साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया, डिस्टेंडेड हो गया बहुत ज्यादा। ठीक है। जिससे मुझे सांस लेने में भी दिक्कत होती है, पेट में अफारा टाइप भी होता है और अनईजीनेस रहती है। और सुभाष उससे जी, पहले मैं फिट था ही नहीं। जी, आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है अभी तक? नहीं, मैं तो आपके इंतजार का, आपके इसका प्रोग्राम का इंतजार कर रहा था, आयुष्मान का। ठीक है सुभाष जी, आप थोड़ा कॉल पर बने रहिए। डॉक्टर कुमार, आप कुछ और पूछना चाहते हैं इनसे? वेट कितना है आपका? वजन? वेट है मेरा 94। हाँ, तो निश्चित रूप से मैंने वेट इसलिए पूछा कि आपके जो सिम्टम थे, इनके मन में ये बात है कुछ खाया है और उसके बाद से इनका ये आपका ऐसा? जो वजन, जो हमारा एवरेज हाइट है 5'7", 5'8", बहुत रेयरली होता है कि आप 6 फुट के होते हैं। यदि आप 6 फुट के हैं तो भी आपका वजन 70 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये कि इनका 15 से 20 किलो वजन ज़्यादा है। वजन कम करने की आप कोशिश कीजिए। ओबेसिटी की वजह से, ओवरवेट की वजह से, ज़्यादा फैट या घी खाने की वजह से इनको, क्योंकि हरियाणा में तो पूरा दूध दही का खाना है और ज़्यादा लोग वहाँ पर घी खाते हैं। मैंने देखा है कि जो ओबेसिटी है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स इनको ज़्यादा हो रही है, गैस ज़्यादा हो रही है, डिस्पेप्सिया हो रहा है। तो सबसे पहले कि आपको वज़न कम करना है। दूसरा, आपको टेस्ट कराना है कि आपको
LFT कराना है, थायराइड का टेस्ट कराना है। थायराइड की वजह से भी कई बार आपको वेट बहुत ज़्यादा गेन होता है। तो टेस्ट करा लीजिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए और निश्चित रूप से आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर श्याम कुंवर, एक तो वो सवाल आया था जिन्होंने कहा मुझे थायराइड भी है, शुगर की भी समस्या है, पैर में सूजन है, उनके लिए आप क्या बताएंगे? और साथ ही इस सवाल के साथ ये भी बताइए कि आयुर्वेद में भी ये चीज़ है कि आपने इसबगोल खा लिया, कोई चूर्ण खा लिया, किसी ने कोई सलाह दी, आपने खा लिया और लंबे समय तक आप खा रहे हैं, जब तक आप खा रहे हैं तब तक आपका पेट साफ हो रहा है, तो ये चीज़ें कितनी सही या गलत हैं, इनके बारे में भी बताइए। वैसे जैसे अभी सर ने भी बोला था, जैसे OTC प्रोडक्ट के जैसे, तो सेम आयुर्वेद में भी वही चल रहा है। लोग जाते हैं और परचेस करके अपना कंटिन्यूस खाते रहते हैं। तो मैं इस माध्यम से बताना चाहूँगा कि एक तो ये गलत है, क्योंकि जैसे इंडाइजेशन हो रहा है या लोगों में कि मुझे एसिडिटी हो रही है तो एक फिक्स बनाए रहते हैं, नहीं इस तरीके से ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। तो ऐसा कभी होता नहीं है। जब तक आप मतलब पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशंस रहते हैं मेडिसिन के भी, कि उनको किस तरीके के लक्षण है, क्या उसका कॉज है, उसी तरीके से उसी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। मतलब हमारे पास में भूख बढ़ाने के भी बहुत सारे मेडिसिन है, उसके बाद में एसिडिटी कम करने के लिए भी है, लेकिन हर पेशेंट के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो जब तक किसी डॉक्टर से सलाह न ले, आयुर्वेद फिजिशियन से, तब तक इस तरीके से यूज़ नहीं करना चाहिए। रही बात वो पर्टिकुलर उस पेशेंट के लिए, तो उस पेशेंट को मतलब हाइपोथायराइडिज्म है, शायद शुगर बढ़ी हुई है, डायबिटिक पेशेंट है, और साथ में वो बोल रहे थे कि मुझे जलन भी हो रही है। हाँ, तो साथ में मतलब न्यूरोपैथी भी होगी, मे बी पॉसिबल, प्लस गैस हो रही है। तो वही ये इंडाइजेशन तो है ही है, मतलब ये तो सब डिसीजेस उसके कारण है। इसके अलावा उनका लाइफस्टाइल भी कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, और साथ में हो सकता है कि उनका डाइजेस्ट जो पावर है वो भी कम हुआ, तो उसके लिए प्रॉपर मेडिसिन लेना पड़ेगा उसका मतलब डाइजेशन ठीक करने के लिए। प्लस और तभी मतलब पॉसिबल है ये सिम्टम्स उसके कम हो सकेंगे। ठीक है, और इसी के साथ समय यहीं पूरा हो गया है आयुष्मान भव में आज। डॉक्टर सुरेश कुमार आपका, डॉक्टर मनोज श्याम कुंवर आपका और डॉक्टर श्वेता, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज आयुष्मान भव में जुड़ने के लिए। तो देखा आपने कि कहीं ना कहीं हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा पेट आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए खुश रहिए और तनाव कम लीजिए। कैसा खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए और व्यायाम और दिनचर्या को अपने सही बनाकर रखिए, तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है मैं कहूँ, या फिर बदहजमी की शिकायत है, वो कभी नहीं होगी और उसे आप दूर कर सकते हैं। अगले हफ्ते मैं आपको बता दूं कि अगले हफ्ते हम अनिद्रा को लेकर बात करेंगे, यानी जिन्हें नींद कम आती है या नींद से जुड़ी कोई विकार या बीमारी है, वो अगले हफ्ते आयुष्मान भव में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारे देश में